आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया ग्रुप की, वही कंपनी जिसका लोगो आपको भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर कुछ सालों पहले दिखाई दे जाता था। इस कंपनी का गठन किया था सुब्रत रॉय ने और सुब्रत रॉय की हाल ही में मृत्यु हो गई है। सहारा इंडिया कंपनी और सुब्रत रॉय केवल अपने रोजगार देने के लिए फेमस नहीं थे, बल्कि वो एक स्कैम के लिए भी फेमस थे जिसका नाम है सहारा स्कैम। आपने भी स्कैम का नाम जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी स्कैम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे था और इसकी वजह से भारत के हजारों लोगों को, भारत के करोड़ों लोगों को, करोड़ों आम लोगों को 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो इतना बड़ा अमाउंट था इस पूरे स्कैम का और इसी वजह से स्कैम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी रूपरेखा है। हमने पहले खबर पे बात कर ली, खबर के बाद हम सहारा स्कैम को समझेंगे और स्कैम को समझने के बाद इस स्कैम में जो निवेशक फंसे थे उनका क्या हुआ, उनके पैसे का क्या हुआ, एक बार उसको भी समझेंगे। और अंत में एक मेंस का सवाल भी है, तो आप उस सवाल के जवाब को 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ सकता है। आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सहारा स्कैम की बात करते हैं कि ये स्कैम था क्या, स्कैम किस तरह से इसको अंजाम दिया गया। तो हमने पहले ही बात की कि सहारा स्कैम की जब बात आती है तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है और वो व्यक्ति है सुब्रत रॉय, जिन्हें जब वो फेमस थे तब उन्हें उनकी कंपनी के जो लोग थे, इसके अलावा जो दूसरे तमाम लोग थे, वो सहारा श्री के नाम से भी जानते थे। अब अगर सुब्रत रॉय की बात करें तो उनका जन्म भारत में 1948 में बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इसके बाद क्योंकि ये मिडिल क्लास परिवार से संबंधित थे तो अक्सर मिडिल क्लास परिवार में आप देखेंगे कि वहां पर जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड विकल्प होते हैं और सबसे प्रमुख विकल्प ये है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लें। तो सुब्रत रॉय ने भी वही किया। सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं वो अपने काम में लग गए। वो साइकिल के जरिए स्नैक्स बेचा करते थे, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, इस तरह की चीजें बेचा करते थे। और इसी बिजनेस के दौरान उनकी मुलाकात बहुत सारे छोटे लोगों से हुई। वो लोग जो कि चाय की दुकान पर काम करते थे, जो मजदूर थे, इसके अलावा जो सामान्य वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, उनसे उनकी मुलाकात होना शुरू हो गई। और यहीं से उन्होंने जो हमारा सामान्य सा वर्ग है उसके पास जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वो पूरा वर्ग की समस्याओं से जूझ रहा है, वहां पर उन्होंने उस समस्या का आकलन किया। समस्या दरअसल ये थी कि हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, जो निम्न वर्ग है, वो मान लीजिए एक दिन में 100 रुपए कमाता है और 100 के 100 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो भविष्य के लिए कोई निवेश नहीं होता। यही समस्या सुब्रत रॉय ने समझी और उन्होंने यहां से एक नए विचार की शुरुआत की। उन्होंने साल 1976 में गोरखपुर की एक कंपनी थी, एक चिटफंड कंपनी थी, उस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, उस कंपनी को खरीद लिया और साल 1978 में उस कंपनी को एक नया नाम दिया गया। कंपनी का नया नाम था सहारा इंडिया परिवार। अब इसका बिजनेस मॉडल क्या था, ये कंपनी किस तरह से काम करती थी? तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ये था कि ये कंपनी जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, छोटे दुकानदार हो गए, चाय बेचने वाले लोग हो गए, ठेले लगाने वाले लोग हो गए, तो इस तरह के जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उन लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा सके और उन लोगों से छोटा छोटा अमाउंट लिया जा सके। तो यहाँ पर उनसे ये बोला जाता था कि आपकी दिन की जो कमाई है उस कमाई का कुछ हिस्सा आप हमारे पास जमा करिए और जब आप हिस्सा जमा करेंगे तो उसके बाद उस हिस्से को जब आप अंत में पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ प्रदान किया जाएगा। तो कंपनी आम लोगों से पैसा लेती थी। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद कंपनी उस पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करती थी और ये बहुत सफल मॉडल शुरुआत में साबित हुआ था। जैसे इस मॉडल के तहत उन्होंने रियल स्टेट सेक्टर में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में निवेश किया, एंटरटेनमेंट सेक्टर में निवेश किया, कई न्यूज़ चैनल बनाए गए, कई कंपनियां बनाई गई। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्टर में निवेश किया, जैसे हमने देखा कि टीम इंडिया की जर्सी पर वहां पर स्पॉन्सरशिप के तौर पर उनकी कंपनी शामिल होती थी। इसके अलावा टेनिस में शामिल होती थी, बहुत सारे खेल थे जहां पर सहारा इंडिया कंपनी जो है निवेश करती थी। इसके अलावा ब्याज सहित पैसे लौटाने का वादा भी किया गया था कि अगर आप हमारे पास पैसे जमा करते हैं तो उस पैसे को ब्याज सहित आपको वापस किया जाएगा। अब इसके बाद जब कंपनी को इस तरह का मॉडल मिल गया तो जाहिर तौर पर उसका विकास भी होना था। तो धीरे धीरे सहारा इंडिया कंपनी का भी विकास होना
शुरू हो गया। अब विकास हुआ तो उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया और ऐसा बताया जाता है कि एक समय पर सहारा इंडिया ग्रुप में 12 लाख लोग काम कर रहे थे और ये जो संख्या है ये रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। यानी कि जो सहारा इंडिया ग्रुप था वो रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ग्रुप में समस्या शुरू होती है। समस्या की जो मुख्य शुरुआत होती है वो 2009 में होती है। क्यों 2009? क्योंकि 2008 में आपको याद होगा कि दुनिया में एक वैश्विक मंदी देखने को मिली थी। अब 2008 में मंदी आती है तो मंदी का प्रभाव जो सामान्य लोग थे उस पर भी देखने को मिलता है। तो अब जो कंपनी के ग्राहक थे, जो लोग कंपनी में निवेश कर रहे थे, उनकी संख्या कम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने कंपनी में पहले से निवेश कर रखा था, जिन्होंने कंपनी में पैसे जमा किए थे, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी से पैसा मांगने लगते हैं। तो इस तरह से कंपनी के सामने भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है कि अब वो पैसा कहां से लेकर आए। तो इसके लिए कंपनी एक नया विचार निकालती है। कंपनी क्या करती है कि कंपनी आईपीओ जारी करने की कोशिश करती है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कंपनी शेयर बाजार से पैसा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन भारत में नियम ये कहते हैं कि अगर किसी कंपनी को आईपीओ जारी करना है या फिर शेयर बाजार से पैसा लेना है तो कंपनी को सबसे पहले सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास एक जानकारी देनी होती है। ये जानकारी एक पत्र के तौर पर दी जाती है, एक प्रोस्पेक्टस के तौर पर दी जाती है, जिसमें ये लिखा होता है, कंपनी के एक बायोडेटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि कंपनी किस तरह का प्रदर्शन कर रही है। तो अब सहारा इंडिया ग्रुप ने भी अपना प्रोस्पेक्टस सेबी को दिया और सेबी ने जब उस प्रोस्पेक्टस की जांच की तो सेबी को उस प्रोस्पेक्टस में कुछ कमियां नजर आई। सेबी को लगा कि जो सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही हैं। उनका जो फंडिंग प्रोसेस है उस फंडिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं समस्याएं मौजूद है। जब सेबी ने इस पूरे प्रोस्पेक्टस का अध्ययन किया तो सेबी को लगा कि दो जो कंपनियां हैं सहारा इंडिया ग्रुप की, दो कंपनियों के फंडिंग प्रोसेस में समस्या है। इसमें पहली कंपनी थी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और दूसरी कंपनी थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। क्या क्या गड़बड़ियां थी? गड़बड़ियां ये थी कि जो दोनों कंपनियां थी, दोनों कंपनियों ने ओएफसीडी के जरिए नियमों के विरुद्ध जाकर तक बहुत सारी फंडिंग प्राप्त की थी। कितनी फंडिंग प्राप्त की थी? तो ऐसा बताया जाता है कि इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सहारा ग्रुप ने 2 से तकरीबन 2.5 लाख जो निवेशक थे, जो सामान्य निवेशक थे, उनसे 24,000 करोड़ रुपए का अमाउंट प्राप्त किया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये तो पूरा लीगल मेथड है, यहां पर समस्या क्या थी? तो समस्या की बात करते हैं। तो अगर आप ओएफसीडी की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या होता है ये? तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल जो है कंपनी द्वारा आम लोगों से पैसा एकत्र करने के लिए किया जाता है। कंपनियां ये जारी करती हैं आम लोगों को और आम लोग उसके बदले कंपनियों को पैसे देते हैं। लगभग शेयर की तरह काम करता है, लेकिन ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक ऋण, आप इसको एक ऋण प्रपत्र के तौर पर देख सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब ये जो डिबेंचर है, जब इस डिबेंचर की अवधि समाप्त होती है तो अवधि समाप्त होने पर जो डिबेंचर जिस व्यक्ति ने खरीदा था, जिस व्यक्ति ने कंपनी में निवेश किया था, उस व्यक्ति को 2 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि वो व्यक्ति चाहे तो अपना पैसा प्राप्त कर सकता है ब्याज के साथ, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो व्यक्ति चाहे तो उसी पैसे से उस कंपनी के शेयर भी खरीद सकता है। तो 2 विकल्प मौजूद होते हैं। अब भारत में सेबी के नियम ये कहते हैं कि यदि कोई कंपनी ओएफसीडी का इस्तेमाल करते हुए पैसा एकत्र करना चाहती है, तो यदि वो कंपनी 50 से कम लोगों को ये जारी कर रही है ओएफसीडी, तो उस कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होगी। और अगर वो कंपनी 50 से ज्यादा लोगों को ये जारी कर रही है तो कंपनी को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब जो सहारा इंडिया ग्रुप था उसने 2 से 2.5 करोड़ लोगों को ये जारी किया था और सेबी से अनुमति नहीं ली थी। तो इसी आधार पर कहा गया कि जो सहारा इंडिया ग्रुप था उसने भारतीय नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद सेबी ने यह आदेश दिया कि सहारा इंडिया ग्रुप को उसके जो निवेशक हैं उनको तत्काल प्रभाव से पैसे लौटाए जाएं और पैसे लौटाने के साथ 15% का ब्याज भी दिया जाए। इसके बाद सहारा इंडिया ग्रुप हाईकोर्ट जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है, वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती। फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती और अंततः ये पैसे लौटाने में असफल रहते हैं क्योंकि इनके पास पैसे थे ही नहीं, पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका था और उस नुकसान की भरपाई के लिए ही तो आईपीओ जारी किया जा रहा था। तो इस वजह से अब इनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं और इसी को देखते हुए अंततः जो है
जब ये पैसे लौटाने में असमर्थ रहते हैं तो सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ पैसा उन्होंने जरूर लौटाया था, लेकिन पूरा पैसा कभी भी सरकार को नहीं दिया गया। तो ये हमने इस पूरे स्कैम को समझा कि स्कैम के तहत हुआ क्या था। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो सहारा इंडिया ग्रुप था उसने सामान्य लोगों से पैसे एकत्र किए, उनको ब्याज देने के एवज में, और उस पैसे को अपनी कंपनियों में निवेश किया और फिर उन कंपनियों में नुकसान हो गया। तो ये एक पूरा मॉडल था जिस मॉडल पर हमने बात की। इसके अलावा जिन लोगों ने निवेश किया था उनका क्या हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि सहारा इंडिया ग्रुप ने सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 5,120 करोड़ रुपए सेबी को प्रदान किए थे, और सेबी से उम्मीद की जा रही थी कि सेबी निवेशकों को वो पैसा वापस करेगी। लेकिन सेबी ने इस पैसे के साथ साथ सहारा इंडिया ग्रुप से कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे थे, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर निवेशकों की पुष्टि की जा सकती थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सहारा इंडिया ग्रुप द्वारा दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही नहीं थे। उन डॉक्यूमेंट से निवेशकों की पुष्टि नहीं की जा सकी। कई बार जो डॉक्यूमेंट थे वो पूरी तरह से गलत थे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी निवेशक थे उन निवेशकों को अपना पैसा नहीं मिल पाया है। ये तो 5,000 करोड़ की बात हुई। इसके अलावा सहारा इंडिया ग्रुप का कहना है कि ग्रुप द्वारा 90% जो अमाउंट है वो अमाउंट सीधे निवेशकों को वापस कर दिया गया है। लेकिन अगर आप सेबी की मानेंगे तो सेबी का कहना है कि ऐसा किया गया है, इसके कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पुष्टि के लिए निवेशकों का कोई दस्तावेज ही मौजूद नहीं है कि पैसा आया कहां से। इसको लेकर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो कई बार ये भी आरोप लगता है कि जो पैसा आ रहा था वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आ रहा था। जो पैसा ब्लैक मनी पड़ा हुआ था उस ब्लैक मनी को सहारा इंडिया ग्रुप के जरिए वाइट करने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे प्रोसेस के जरिए वाइट करने की कोशिश की जा रही थी, और इसी को देखते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये हमने इस पूरे प्रोसेस की बात कर ली है कि किस तरह से स्कैम हुआ, निवेशकों को किस तरह का कितना नुकसान झेलना पड़ा। अब अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रश्न है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसका जवाब लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में होने वाले वित्तीय स्कैम्स को रोकने में सेबी कहां तक सफल साबित हुआ है। आपको इसकी विवेचना करनी है। तो सेबी ने कितनी सफलता दिखाई है, आपको इस पर बात करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सेबी यानी कि SEBI इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। हमने वीडियो में फुल फॉर्म बताई है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं जवाब तो इंटरनेट पर जाइए, इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ये आज की वीडियो हुई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा यदि आप वीडियो की PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे दूसरे प्रोग्राम देखना बिल्कुल मत भूलिए। हम द हिंदू से जुड़ा एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें द हिंदू अखबार की तमाम खबरों का हिंदी में विश्लेषण किया जाता है। तो वो प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।